हेलो हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के हमारे इस द एनएपी फिजिक्स चैनल में। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हमारे फर्स्ट यूनिट को। उसके तहत हम आज अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक यहाँ पे स्टार भी मैंने लगा के रखा है, नेक्स्ट हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं आज, जिसका टाइटल है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इस पर्टिकुलर सीट में आपको ये एग्जाम में कैसा लिख के आना है वो भी यही लिखा है ना, ऐसे ही लिख के आना है आपको वहाँ पर। अगर एग्जाम में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखिए और सिद्ध कीजिए करके आता है तो कितने अमाउंट में आपको लिखना है, कितना डायग्राम बनाना है, ये हमने यहाँ पे आपके फेवरेबल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए ये चैनल बनाया गया है। आपको पहले ही हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मटेरियल आपको यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है और उसे कैसे हमें प्रूफ करना है, इस चीज़ पे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग समझिए। इसका स्टेटमेंट आपको ऐसा लिखना रहेगा, एग्जाम में आएगा तो इस प्रमेय के अनुसार किसी आयतन वॉल्यूम V पर लिया गया वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन। ठीक, किसी आयतन, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कोई भी स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास, इस तरह से उसमें कोई एक वेक्टर फील्ड वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस वॉल्यूम के कांस्टेंट में है ना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किसी आयतन V पर लिया गया वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का नोटेशन आप जानते हैं, हम लोग ये DIV या फिर ग्रेड V यूज करते हैं, जो उल्टा डेल का ऑपरेटर यूज करते हैं वो आएगा नोटेशन में का। यदि आप डाइवर्जेंस लेके उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेके उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें तो वो किसके बराबर होता है, बोल रहा है उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ, इस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ एक सरफेस पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। स्टेटमेंट क्या है, एक सरसरी तौर पे अगर मैं पढ़ूं कि किसी आयतन V पर लिया गया वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। मतलब उसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा वो उसी वेक्टर को घेरने वाले सतह के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक, यहाँ हिंदी में हमने लिखा है कि आयतन V से संबंधित फ्लक्स, वॉल्यूम से संबंधित फ्लक्स जो होगा वो क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स के बराबर होगा। ये कहना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि इस प्रमेय के उपयोग से हम आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में या तो पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, इसका फिजिकल मीनिंग भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में किस तरह के फिजिकल इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग जो मैथ्स के क्वेश्चन टफ वॉल्यूम इंटीग्रल में दिए गए रहते हैं उसको इस थ्योरम का यूज करके हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन इजिली डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। उस प्रोस्पेक्टिव से अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें देख रहे हैं। ठीक, कि जो वॉल्यूम से संबंधित फ्लक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सरफेस से संबंधित फ्लक्स के। जब हम वॉल्यूम से संबंधित फ्लक्स पे क्या अप्लाई करते हैं जी, डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसका बहुत सिंपल, बहुत 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 इजी एग्जांपल क्या हो सकता है। सपोज आपके पास एक हाथ में ग्लास में पानी है। ठीक, एक ग्लास में आपने पानी भर के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाटर क्या है, अपने आप में वॉल्यूम को कंटेन करता है। अब डाइवर्जेंस कर दीजिए इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। अगर मैं आपसे कहूं कि डाइवर्जेंस अप्लाई करिए, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है जी, फैलाना, फ्लक्स को चारों ओर फैलाना। हमने विजुअल्स के माध्यम से और बेसिक प्रीवियस क्लास में बहुत इस चीज को समझा है कि डाइवर्जेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि फैला दो।
तो अगर इस गिलास में भरा हुआ है पानी, वाटर, इस पे आप अप्लाई कर दिए डाइवर्जेंस, मतलब इसको फैला दीजिए, तो फैला देंगे तो ये मतलब फेंक खाली कर दीजिए, ग्लास को उलट दीजिए, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो ये पानी कहाँ चला जाएगा? अगर इस ग्लास को आप पलट देते हैं तो ये पानी फ्लोर पे, फर्श पे इस तरह से फैल जाएगा, ठीक, वाटर आपका फैल जाएगा। तो जो फैलेगा तो ये कौन सा डायमेंशन में होगा? पहले ये 3 डायमेंशनल की एक आकृति लेके रखा था, वॉल्यूम इंटीग्रल था, और अगर फर्श पे आपने इसको फैला दिया तो ये क्या हो गया? 2D हो गया। और 2D हो गया मतलब क्या मिलेगा आपको? सरफेस मिलेगा। सरफेस मिलेगा, या उसी को आप क्या कहते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। सतह बन गया, है ना? आयतन से क्या बन गया? सतह। तो वही इसका कहने का, ये इसका फिजिकल मीनिंग है एक्चुअल में। डाइवर्जेंस अप्लाई करने का मतलब है उसको फैला दीजिए। तो वॉल्यूम से संबंधित जो फ्लक्स है उसे आप फैलाएंगे तो सराउंडिंग आउट जो एरिया है, सतह है, उसमें वो फैल जाएगा। ये कहना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, ठीक है। इसके प्रूफ की ओर चलते हैं हम लोग कि इसके प्रूफ को कैसे करेंगे। तो इतना आपको लिख के आना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, पेपर में आएगा तो, कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, v वॉल्यूम इंटीग्रल है, s सरफेस इंटीग्रल है, और इसके इंपॉर्टेंस को भी बताएंगे आप, है ना, कि ये थ्योरम आयतन समाकलन को पृष्ठीय या सतही समाकलन में, या पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए हम इसके प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्लाइड से हमारा इसको कैसे प्रूफ करना है, कैसे लिखना है हम एग्जाम में, वो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टेटमेंट में हमने कहा है उसको अब मैथमेटिकली सिंबल में या फिजिक्स के पदों में लिखना पड़ेगा। तो निर्देशांक के पदों में डाइवर्जेंस ए का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, ऐसा उल्टा डेल, डेल डॉट ए, यही डाइवर्जेंस हमारा कहलाता है। डाइवर्जेंस ए लिखने का क्या मतलब है? कंपोनेंट फॉर्म में इस डेल को लिख लीजिए, कंपोनेंट फॉर्म में इस ए को लिख लीजिए, मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में, और डॉट आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये क्या है जी? वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। ऐसे आपने लिख लिया। तो डाइवर्जेंस ए का मीनिंग क्या होता है? ये दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो आपका आई आई वन जे वन के वन के फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको ऐसा मिलना है। और जो वॉल्यूम इंटीग्रल का ऑपरेटर होगा, ठीक, वो क्या होगा जी? डी एक्स डी वाई और डी जेड। अगर स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम एलिमेंट अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखें कि ये एक घनाकार डी एक्स डी वाई और डी जेड से मिलके बना हुआ एक वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वो क्या है? स्मॉल डी वी। और इसके किसी भी एक फलक का क्षेत्रफल अगर x डायरेक्शन में है तो डी ए एक्स होगा, y डायरेक्शन में है तो डी ए वाई होगा, z डायरेक्शन में है तो डी ए जेड होगा। किसी एक पर्टिकुलर आपके सरफेस का क्षेत्रफल ना, इसका सेम आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मिलेगा, ऐसे है ना, x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में और नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, आपको एक बेसिक यहाँ पे नोटेशंस को ये डिनोट कर रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिकल टर्म्स में हमारा गाउस का थ्योरम कैसे लिखेंगे आप? जो आप लिखे थे कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस, ठीक, ऑफ वेक्टर फील्ड ए, ये इसको हमने जब टर्म में लिखा तो ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड रिलेटेड सरफेस। तो उसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से ए डी ए कैसे निकलेगा? ए मतलब कंपोनेंट में वेक्टर, और डी ए का मतलब क्या होगा जी? ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव आई जे के एक्सिस में इसके भी कंपोनेंट है आपके वेक्टर, सरफेस वेक्टर का, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो इस तरह के एलिमेंट आपको मिलेंगे। उसी को ले जाके हमने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे, ठीक। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको आप समझिए। देखिए इस डायग्राम को ध्यान दीजिए, क्या लिखा है हमने कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एक्सिस जरूर ध्यान रखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इसमें एक हम पॉइंट P1 x1 y1 z और P2 x2 सॉरी x1 y z और P2 जो है x2 y और z के बीच में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं ना,
ये फैलाव किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है तो कौन से प्लेन में होगा, वो वाई जेड प्लेन में होगा। इधर के ये जो ये वाले एरिया प्लेन के रिस्पेक्ट में वो एक्स एक्सिस की अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस की दिशा में क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये ले लिए हैं हमने, पॉइंट ले लिया है तीनों के लिए, x1 x2 और वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग हो गया है ना। तो अब ये जो फैलाव है इस छोटे से खंड को बना के, ये जो एक पट्टी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये वाला P1 और P2 को लेते हुए, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जी, इसी पट्टी के अकॉर्डिंग इस ओवरऑल तीनों एक्सिस पे इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लिखा है कि पॉइंट P से P2 के बीच x अक्ष के अनुदिश DYZ परिच्छेद को ना, मतलब ये वाले प्लेन को हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर पूरे ओवर वॉल्यूम में, तो कैसे लिखेंगे आप, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक, dx dy dz आएगा क्योंकि आप वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हो, तो अगर जैसे आप ये लिखेंगे तो ये तो लिखना है। अब ये कैसे लेंगे आप, इसको आप समझिए, किस दिशा में ले रहे हैं हम लोग, x अक्ष के अनुदिश, वेक्टर के x कंपोनेंट का फैलाव x दिशा की ओर ले रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस के फॉर्म में हम उसको, ये ग्रेडियंट है, अब ग्रेडियंट का टर्म दिमाग में लाइए कि उस वेक्टर का पार्शियली x डेरिवेटिव उस दिशा में वेक्टर के फैलाव को बताएगा। इस डायरेक्शन में वेक्टर के फैलाव को कौन बताएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स उसका क्या कहलाता है, ग्रेडियंट या स्लोप कहलाता है, ठीक। वाई जेड प्लेन वैसे का वैसे ही है, तो हम ले रहे हैं वॉल्यूम डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। मैथमेटिकली आप जानते हैं कि ये डी एक्स यहाँ का इंटीग्रेशन इसके इस डिफ्रेंसिएशन को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा क्या, ए एक्स और डी वाई डी जेड और दो इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन एक्स ने अपना यहाँ पर कैंसल आउट कर लिया मैथमेटिकली इफेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं ये टर्म कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए ये दोनों टर्म आप देखिए यहाँ से, ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट का जो है, x के रिस्पेक्ट के इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट किया, तो क्या बचा आपके पास, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स, मतलब वेक्टर क्षेत्र का x कंपोनेंट, लिमिट क्या था जी उसका, P1 से P2, इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि वो कहां से कहां तक है उसका फैलाव, P1 से P2 तक, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 yz x2 yz, ठीक। x कंपोनेंट में ले रहे थे इसलिए हम लोग x1 और x2 लिया है, yz प्लेन वैसे का वैसे था इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मिल गया आपको, लिमिट क्या था, P1 से P2 dy dz। तो अब अगर हम इस पे लिमिट लगाएं, ठीक, तो क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स अपर लिमिट P2 माइनस लोअर लिमिट P1, इस तरह से मिलेगा। और इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे आप इसको दोनों के लिए, दोनों के अकॉर्डिंग आगे चल के, और अगर P2 की वैल्यू हम लोग लिखें तो देखिए क्या है, x2 yz और P1 की वैल्यू x1 yz। अब ये जो टर्म आया है यहाँ पर, उसको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे और कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो जो पट्टी आप लिए थे यहाँ, वहाँ पे वो 3 डायमेंशनल में नहीं बना था, यहाँ पे इस डायग्राम में ये हमारा, 1 सेकेंड, ये वाला जो डायग्राम है ये एक्चुअल में वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हो ना, इसी के लिए आप v ले रहे हो, तो एक्चुअल में ये इस तरह से है, वो जो पट्टी हमें वहां दिखाई दे रही है, 1 सेकेंड स्टूडेंट ना, जो पट्टी हमने वहां पे कंस्ट्रक्ट की हुई है वो इस तरह से है एक्चुअल में, ये वो पट्टी है ऐसे, ठीक, 3 डायमेंशनल में है। विस्तार किस तरफ हो रहा है उसका, x डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए उसका एक पॉइंट P1 है और ये वाला पॉइंट क्या था, P2 था, ठीक, कोऑर्डिनेट हमने जो लिया था वहां पर, और यही वॉल्यूम एलिमेंट था जिसमें हमने इंटीग्रेशन फॉलो किया था। अब इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें, ये तो एक इक्वेशन हमको मिला हुआ है ये वाला, कि फलक P2 के लिए, फलक P2 मतलब ये वाले सरफेस, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, फलक P2 के लिए वेक्टर A के x घटक, मतलब जो वेक्टर हमारा अप्लाइड है वहां पर, उसका जो x कंपोनेंट की दिशा तथा फलक पर बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर dAx की दिशा एक ही है, मतलब यहाँ से इस वॉल्यूम एलिमेंट से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसका डायरेक्शन, और अगर आप इस शेडेड एरिया का, शेडेड जो किया हूं मैं, उसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो क्या होता है जी, dAx होता है। तो
उस फ्लक्स का डायरेक्शन और इस पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम है ना, एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन से, वेक्टर फ्लक्स की डेफिनेशन से इस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू इसका, कि ये कौन से फलक पे बात हो रही है, P2 पे, क्या था जी, ax2yz dy dz की वैल्यू प्लस ax इंटू dax के बराबर होगी, कि उस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स या वेक्टर पास हो रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और प्लस किस चीज को डिनोट कर रहा है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन को, क्योंकि ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। सिमिलरली इसी डायग्राम का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला P1 वाला पॉइंट, P1 वाला पॉइंट, यहां से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि चारों ओर फैलाव है। तो यहां से जो फ्लक्स जा रहा है वो माइनस ax है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि x के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। और यहां पर भी इसका एरिया कितना होगा, dax ही होगा ना, एरिया तो इक्वल रहेगा दोनों में, ठीक। तो फलक P2 के लिए विपरीत दिशा में, जस्ट उसके अपोजिट यहाँ के लिए, ठीक, ये P1 होगा, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये P2 है, और ये P1 फलक के लिए ax1yz dyz क्या होगा जी, माइनस ax dx, ये इस दिशा में जा रही है फ्लक्स, और ये इस दिशा में। तो दोनों एंड का आपको फ्लक्स और उसका फ्लक्स के आउटवर्ड डायरेक्शन मिल गए हैं और अमाउंट मिल गया है। इसको पूरे पट्टी के लिए, इसको पूरा जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसलिए ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आई थी आपकी, ये वाला इक्वेशन, ठीक, जो कि उस एरिया में वॉल्यूम इंटीग्रल को शो कर रहा था, वो क्या है जी, कि x डायरेक्शन में इन पृष्ठों से घिरे सूक्ष्म आयतन। अब ये यहाँ तक हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक पृष्ठ था, एक पॉइंट पे बना हुआ, और ये वाला जो था वो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पे बन रहा था, प्लस पे, और एक पृष्ठ इसके थ्रू ऐसे डिफाइंड है इस तरह से, जो कि नेगेटिव x डायरेक्शन में बन रहा था। तो क्या कह रहे हैं कि इन पृष्ठों से घिरे सूक्ष्म आयतन dv से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स, अब इन दोनों फ्लक्स को जोड़ के जो एक आकृति बन रही है इस तरह से, ये वाली, उससे निकलने वाला कंप्लीट फ्लक्स क्या होगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, अदरवाइज आप उसमें 2 हो जाएगा, ऐसे इसकी वैल्यू ax dx और इसकी वैल्यू आप ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसकी जगह क्या पुट कर दिए यहाँ, ax dx, और इसके भी जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ax dx, तो कितना हो जाएगा जी, 2ax dx। तो 2 एक कांस्टेंट है, उस अमाउंट हमको केवल वेक्टर से मतलब है, इसलिए 2 को इग्नोर करें, याद रखने के लिए वैसा करना है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, पृष्ठों से घिरे सूक्ष्म क्षेत्रफल dv से बाहर निकलने वाले फ्लक्स का यदि आप सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं, ध्यान देंगे ये पॉइंट, वहां डबल इंटीग्रेशन चल रहा है, यहाँ पर इसका सरफेस इंटीग्रल अगर हम लोग इसको बना लें, मतलब जितने खंड में यहाँ पे बनते बनते चले जा रहा है, यहाँ पे और एक बना लीजिए, यहाँ पे और एक बना लीजिए, यहाँ पे और एक, पूरा समराइज कर लीजिए इस प्लेन के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कर दीजिए आप, 2 डायमेंशनल में इसका पूरा समेटिव निकाल लिए, मतलब क्या कर लिए आप, सरफेस इंटीग्रल निकाल लिए, सतह समाकलन निकाल लिए। तो यहाँ पे नोटेशन क्या लगा लिए हम, s लगा लिए, तो वो क्या मिलेगा आपको, ax dAx सम वाइज, ठीक। तो ओवरऑल इस इक्वेशन का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है जी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ax इंटू dAx, x डायरेक्शन में फ्लक्स का क्षेत्रफल। सिमिलरली अब आप आगे हमने क्या शुरू किया, ये शुरू किया था वॉल्यूम इंटीग्रल x डायरेक्शन में एक पट्टी लेके कंपोनेंट वेक्टर को लेते हुए, तो हमें क्या मिला, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ax dAx मिला, ठीक। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है जी, इसको सेम वही कंसेप्ट रहता है, y डायरेक्शन में पट्टी बनाना है, फिर z डायरेक्शन में, तो एक के लिए बनाते हैं, बाकी दो के लिए आपको बनाना नहीं है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार y अक्ष और z अक्ष के लिए सूक्ष्म आयतन से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स, जैसे ये x के लिए आपने लिखा है वैसे आप y के लिए लिख दीजिए, और सेम वैसे ही क्या मिलेगा आपको, z के लिए मिलेगा, ठीक। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इन तीनों कंपोनेंट फॉर्म को x, y और z एरिया में जो आउटवर्ड फ्लक्स का कंसेप्ट यहाँ पे मिला है, उसको लेफ्ट और राइट हैंड साइड को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ देंगे तो आपको
आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कॉमन लेते हुए ये मिल जाएगा। यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन ए जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन, तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में इसको जोड़ेंगे जी और कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला वेक्टर बाहर निकाल के इसको ऑपरेटर फॉर्म में हम डाइवर्जेंस लिखते हैं, और ए एक्स ए वाई ए जेड को वेक्टर फॉर्म में ए लिखेंगे और डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या लिखेंगे, डी वी लिखेंगे, और इज इक्वल टू सिमिलरली आप यहाँ पर करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए। ठीक है, तो ये इजिली है, आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक, ये डायग्राम आपको उसी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को बता रहा है कि ये जैसे ब्लॉक है एक, ठीक, जैसे अगर यहाँ पे ये ब्लॉक में आपके लिए ये वाला ब्लॉक अगर हम लोग देखें कि ये जो 3 डायमेंशनल हम लोगों के पास कुछ वॉल्यूम है, देखिए जी येलो कलर का मान लीजिए इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ना। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसमें, मान लीजिए हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं हमारा ग्रेडियंट, मतलब ये ऑपरेटर, सॉरी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमने इसमें अप्लाई किया, तो डाइवर्जेंस आप जैसे ही इस वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया जी, फैल गया। ये डायग्राम आप ऐसा बना के भी आ सकते हैं एग्जाम में, आप इजिली इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक आपके माइंड में रखने के लिए है कि चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड था इस तरह से चारों दिशा में फैलाव हो रहा है इसका। तो यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कंसेप्ट है कि क्या होता है कि वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस अप्लाई करने से वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ें या मैग्नेटोस्टैटिक्स के कंडीशन में आप पढ़ें, आपको इजीली ये चीज़ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है। इस डायग्राम को भी बनाएं आप। तो कितना डायग्राम बनाना है, जल्दी जल्दी क्विकली इसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या कहता है, और आगे हमको इसके एप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो ये फाइनल वाला जो निकल के आया है, ये वाला लाइन आप हमेशा इसको रिमेंबर रखें कि जब भी आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाए तो आपको ये चीज़ याद रखें। स्टेटमेंट बड़े शॉर्ट में क्या है जी, कि किसी वॉल्यूम से घिरा हुआ वेक्टर फील्ड का यदि आप डाइवर्जेंस लेते हैं ओवरऑल वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वो उस वेक्टर से घिरे हुए सरफेस के चारों ओर के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख के इसको एक एक्स डायरेक्शन में जाने वाली पट्टी के फॉर्म में ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक, ये वाला ये सीट जब आपको शेयर मिलेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा वर्क नहीं मिलेगा, प्योर जैसे स्टार्टिंग में सीट दिख रही थी वैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो डायग्राम वगैरह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने इस पर वर्क कर दिया है तो ये सब मिटा दूंगा मैं इसमें, है ना। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट लेके एक बेसिक कंसेप्ट लिया है कि एक्स डायरेक्शन में एक पट्टी लेके उसको वॉल्यूम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इंटीग्रल किया है। तो मैथमेटिक्स के हेल्प से वो जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ हमारा। एक्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन और वॉल्यूम इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, और फिर लिमिट लगा के हम लोगों ने एक बेसिक कंसेप्ट ये निकाला यहाँ पर। ठीक, और ये पाया कि ये जो कंपोनेंट है ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जितना वेक्टर का फील्ड का फ्लक्स जा रहा है और उस पर जितना एरिया बन रहा है डी एक्स, वो दोनों एक ही दिशा में है। तो मिलके क्या बन रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट आपको बना रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनटू उसका एरिया उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो दोनों सिरों के लिए निकाल के जब हम इसका ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं इस कंपोनेंट का, तो हमें ये मिलता है, ये वाला एस यहाँ लगा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे नहीं था। ठीक, यहाँ पे हमने उसका सरफेस इंटीग्रल लिया हुआ है, तो ओवरऑल एक्स दिशा के पूरा निकला। और वैसे ही हमने वाई दिशा के लिए निकाला, वैसे ही आप जेड दिशा के लिए निकालेंगे और दोनों पक्षों को आसानी से उसे जोड़ देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। इसका महत्व क्या है जी, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, है ना। आयतन समाकलन को सतही समाकलन में चेंज कर सकते हैं, सतही को आयतन में। ठीक, इसके हमको एग्जाम्पल देखने हैं स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक से। एक मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक, उस पर आप ये पाएंगे कि बेसिक सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वॉल्यूम V को एक पृष्ठ जो है S घेरता है, तो वेक्टर क्षेत्र F डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर आपको वेक्टर के फॉर्म में 3xi + 4yj + 2zk
के लिए हमें डाइवर्जेंस एफ फाइंड करना है और सरफेस इंटीग्रल इस वेक्टर का फाइंड करना है। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ आपके लिए अटैच किया है, बहुत इजी एप्लीकेशन है। देखिए गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखा गया है और सबसे पहले इस दिए गए वेक्टर फील्ड का यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्जेंस निकाला गया है और डाइवर्जेंस निकालने के बाद इजीली उसे सरफेस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मेन स्टेटमेंट में रख के सरफेस इंटीग्रल का मान आसानी से निकाल लिया गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, बट सपोज एग्जांपल आपको इस चीज को ध्यान रखना हो तो। ठीक है, तो ये रहा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम आगे इसके एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। ठीक, और